नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। संस्कृति के 4 अध्याय हम पढ़ रहे थे और 4 अध्यायों को हमने शुरू नहीं किया है। अभी हम चारों अध्यायों की भूमिका को जान चुके हैं, जो कि श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। और भूमिका के बाद में लेखक का भी कुछ आग्रह था और लेखक के तरफ से जो 2 शब्द थे हम उनको जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसकी विषय वस्तु भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेखक के निवेदन क्या है, देखिए। काफ़ी हो, संस्कृति का विषय अपार है। 1 मिनट, लेखक का निवेदन आगे तक है। एक समय में इतिहास का विद्यार्थी अवश्य था। एक समय मैं इतिहास का विद्यार्थी अवश्य था, किंतु जब से कविता और निबंध में लगा तब से इतिहास के साथ मेरा संपर्क एक प्रकार से टूट सा गया है। तब सन 1950 में मैं उच्च वर्गों के छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा गया। वहाँ साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि समझने के क्रम में मुझे इतिहास की पुस्तकें फिर से उलटनी पलटनी और धीरे धीरे उलटनी पड़ी। फिर मैं धीरे धीरे इतिहास की गहराइयों में उतरने लगा। मेरी पहली जिज्ञासा यह थी कि हमारी आधुनिक साहित्य हमारे प्राचीन साहित्य से किन बातों में भिन्न है। इस भिन्नता का कारण क्या है। कारण की खोज करता मैं ढूंढ कर 11वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण का हाल पढ़ने लगा। फिर जिज्ञासा कुछ और विस्तृत हो गई और मन में जानना चाहा कि भारतीय संस्कृति का संपूर्ण इतिहास कैसा रहा। लगभग 2 वर्षों के अध्ययन के पश्चात मेरे सामने यह सत्य उद्भासित हो उठा कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियाँ हुई, जो हमारी सांस्कृतिक इतिहास की उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। मित्रों, याद दिला दूँ कि यही इस ग्रंथ के शीर्षक का जो है मूल भाव है। हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। पहली क्रांति तब हुई थी जब आर्य भारतवर्ष में अथवा भारतवर्ष में उनका आर्यतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्यतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की, वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ। और आर्य तथा आर्यतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई, वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिए हुए हैं और दूसरा आधा आर्यतर जातियों का अंशदान है। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को उपनिषदों की चिंतनधारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की, किंतु अंत में इसी क्रांति के सरोवर में सैलाब भी उत्पन्न हुए। भारतीय धर्म और संस्कृति में जो गदलापन आ गया, वह उन्हीं सैलाबों का परिणाम है। तीसरी क्रांति जब हुई, जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के स्वरूप में भारत पहुंचा और इस समय हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। और चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई, जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ और उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व तथा इस्लाम दोनों के नवजीवन का अनुभव हुआ। इस पुस्तक में इन्हीं 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास है। पुस्तक का उचित नाम कदाचित भारतीय संस्कृति के 4 सोपान होना चाहिए, किंतु वह नाम मेरे मन में आकर लौट गया और मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय कहूँ। पुस्तक लिखते लिखते मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि भारतीय संस्कृति की आरंभ
से ही सामाजिक रही। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जितने भी हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी सामाजिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू और मुसलमान है जो देखने में अब भी दो लगते हैं किंतु उनके बीच भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान है, उनकी भिन्नता से कहीं प्रबल है। दुर्भाग्य की बात है कि इस एकता को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ रहे। यह कार्य राजनीतिक नहीं साहित्य के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। इस दिशा में साहित्य के भीतर कितने ही छोटे बड़े प्रयत्न हो चुके। वर्तमान पुस्तक भी उसी दिशा में लघु प्रयास है, मतलब सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास है। ध्यान रखिए, खुद ने कहा है लेखक ने भाई। इस प्रसंग में केवल एक बात है जिसका उल्लेख मुझे अत्यंत शोक के साथ करना पड़ता है। चौथे अध्याय में जहाँ मैंने मुस्लिम जागरण का हाल लिखा वहाँ मुस्लिम सांप्रदायिकता के साथ मैंने मुस्लिम राष्ट्रीयता की भी चर्चा की और यह आशा प्रकट की है कि सांप्रदायिकता के कारण देश का विभाजन हो गया किंतु राष्ट्रीयता की जो भावना हिंदुओं और मुसलमानों में उनकी उतनी ही स्पष्ट रही है। ये कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीयता की भावना उतनी स्पष्ट रही है वे आगे चलकर हिंदू मुसलमान एकता को मजबूत बनाएगी। इस प्रसंग में मैंने उर्दू के कवि जोश मलिहाबादी की भूरी प्रशंसा की थी और उनकी कविताओं को अपनी स्थापना का बड़ा आधार माना किंतु यूरोप से लौटने पर मैंने देखा कि जोश मानो मुझे ही झुठलाने को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। अरे रे क्या बात हो गई, इनकी तो बहुत बुरी वो हो गई, मतलब इन्होंने जोश का उदाहरण दिया, जोश ही पाकिस्तान चले गए। यह इतिहास की अनहोनी घटना है किंतु अब तो इसे व्यक्ति की असमर्थता कहकर लौटना ही होगा। मेरा विश्वास है कि मुसलमानों के भीतर भारतीय राष्ट्रीयता की जो धारा फूटी थी वह आज भी मौजूद है और वह अपना काम करती जाएगी, बिल्कुल करती जाएगी। मैं भी समर्थन करता हूँ। यह पुस्तक विद्वानों की उच्छिष्ट सुनकर ये विद्वानों की उच्छिष्ट, ये संस्कृत शब्द है। उच्छिष्ट मतलब जो सभी का उपशिष्ट बचा हुआ ना, एक तरह से उभयनिष्ठ जो सब में से निकल के आया है वो बात है, चुनकर तैयार की गई है किंतु इसे मैंने विद्वानों और विशेषज्ञों के पढ़ने के लिए नहीं लिखा। असल में यह उनके काम की चीज़ है जो खोजपूर्ण ग्रंथों का सामना नहीं करना चाहते, जो भारतीय संस्कृति को समझना तो चाहते हैं किंतु जिनके पास सैकड़ों ग्रंथों के व्यू में जाने का अवकाश नहीं है, जो अनुसंधान और खोज की नीरस भाषा से भी घबराते हैं। संक्षेप में इसके मुख्य पाठक जनसाधारण होंगे ऐसी मेरी कामना है। इसके आकार को देखकर उन्हें घबराना नहीं चाहिए। जिस अथाह विषय का इस पुस्तक में आख्यान है उसके लिए ऐसी 100 जिल्दें भी शायद काफ़ी नहीं है। संस्कृति का विषय अपार है एक व्यक्ति के लिए, जो यह संभव नहीं है कि अपने सारे जीवन में उसके साथ पूरा न्याय कर सके। मैंने जो किया, मैंने जो काम में हाथ में कर डाला, मैंने जो इस काम में हाथ डाला वह इस कारण नहीं है कि इतिहास की सेवा करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि स्वतंत्रता के बाद देश की संस्कृति के नारे बड़े ज़ोर ज़ोर से चलने लगे किंतु जनसाधारण के सामने ऐसी सामग्री का प्राय अभाव था जिससे वह ये समझ सके कि भारत की संस्कृति क्या है और कैसे कैसे बढ़ती आई है और आगे वह कौन रूप ले सकती है। इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री अंग्रेजी की पुस्तकों से ली गई है किंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजी
में कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं है जिससे भारतीय संस्कृति के संपूर्ण इतिहास की झांकी पाठकों का झांकी एक ही जिल्द में करा दी गई हो, और अंग्रेजी में ऐसी कोई पुस्तक हो भी तो भी उससे उन पाठकों का तो काम नहीं चलता जिनके लिए मैंने ग्रंथ लिखा है। इस पुस्तक को मैं इतिहास नहीं साहित्य का ग्रंथ कहता हूँ, फिर भी पूरी संभावना है कि इसकी प्रामाणिकता पर प्रहार होंगे और विद्वानों के पास उठने बैठने वाले लोग कहेंगे कि अमुक स्थापना केवल अनुमान पर आधारित है और लेखक की अमुक उक्ति केवल अर्ध सत्य है, किंतु इसके बाद भी कट छट कर जो बच जाएगा वह काफ़ी प्रामाणिक होगा और हमारे देश का उतने से भी कल्याण होगा। अर्ध सत्य और अनुमान चाहे जितना भी हो, किंतु जो प्रतिभा इस पुस्तक में खड़ी की गई है वह निर्जीव नहीं है। मेरी आशा है कि पाठक इस पुस्तक को हाथ में लेंगे। हमारी सामाजिक संस्कृति की प्रतिभा उनमें अंत तक बात करती चली जाएगी। मेरा अपना क्षेत्र काव्य है एवं मेरे साहित्यिक जीवन का यश और अपयश मेरे काव्य पर निर्भर करता है कि जिन परिश्रम उस पर निर्भर करता है, किंतु जिस परिश्रम से मैंने यह पुस्तक लिखी है उस परिश्रम से मैंने और कुछ नहीं लिखा। मेरे पाठकों से यह भी अनुरोध नहीं किया कि यह मेरी किसी भी कृति को पढ़ें, किंतु इस ग्रंथ को एक बार देख जाने का अनुरोध मैं सबसे करता हूँ। मेरे जानते यह ग्रंथ अभी भी अपूर्ण है, किंतु 5 वर्ष तक परिश्रम करते करते मैं थक गया हूँ और जब आगे पाठकों से दूर कर दूंगा जो पूर्णतया तो मेरी पुस्तकों को नित्य धर्म है। ठीक है। आर्य कुमार रोड, पटना, 5 जनवरी को है 1953। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। इसकी विषय वस्तु पढ़ लेते हैं हम। प्रस्तावना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। ठीक है। एक महानवेतर सागर के तीरे नाम से लेखक का निवेदन है। पहला अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। ठीक है। इसमें हमारे शुरुआती इतिहास को दर्शाया गया है। भारत की दर्शन पहचानने वाले शास्त्र, जन विज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता। ठीक है। आगे देखिए। निग्रो जाति विषयक अनुमान और एक है औपशिष्टीय आग्नेय जाति का आगमन, द्रविड़ जाति का आगमन, आर्यों का आगमन, आर्यों का स्थान, आर्यों का रचना काल है ना। आगे देखिए आप। ऋग्वेद का रचना काल, पारसी जाति, विभिन्न जातियों का मिश्रण, हिंदू नाम, भारत में सभ्यता का आरंभ, भारत में आने वाली अन्य जातियां, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति। अब आर्य और आर्येतर कृतियों का मिलन अगली उसमें है।
आपका आर्य और आर्यकृतियों का संस्कृतियों का मिलन क्या है? आर्यतर जातियों का संस्कृति में मिलन कौन सा है? आर्यों की में जाति प्रथा का जन्म, अंतर्जातीय विवाह, समन्वय की प्रक्रिया, भौगोलिक एकता का भाव, समन्वय के कुछ उदाहरण, शैव धर्म, कार्तिकेय और गणेश, शिव के आर्य और द्रविड़ नाम, वैष्णव धर्म, ठीक है। आगे देखिए, अमावस्या और रामायण का कालीन ने राम कथा की व्यापकता, रामावतार, राम को लेकर समन्वय, भक्ति, द्रविड़ उपजी, हिंदू संस्कृति का रचयिता, आग्नेय जाति की देन, पूजा और होम, कुछ स्फुट उदाहरण। ठीक है, आगे देखिए आप। आगे देखिए, दूसरा संस्करण, इसका जो दूसरा अध्याय है वो प्राचीन हिंदुत्व से विरोध है। ठीक है, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, वैदिक वाग्मय, वेदांग उपनिषद, उपनिषदों का विचारधारा, बहुदेववाद, उपनिषदों की विशेषताएं, मंच ब्राह्मण उपनिषद युग, उपनिषदों का प्रभाव, मतलब उपनिषद, जैन ग्रंथ आ गए। फिर विद्रोह के कारण, नास्तिकता की परंपरा, अहिंसा परंपरा, पूर्व भारत में क्रांति का बीज, अहिंसा, क्षेत्रीय जाति, जैन धर्म के सिद्धांत, धर्माचरण के सिद्धांत, जैन मत और बौद्ध मत, जैन का इतिहास न, हिंदुत्व का प्रभाव, ये सब जैन धर्म की बात आती है। फिर बौद्ध धर्म में जब आप जाएंगे, बौद्ध धर्म का आचार, बौद्ध दर्शन, हिंदुत्व के समानता, बौद्ध नास्तिक थे क्या, आत्मा और निर्वाण, हिंदुत्व का बौद्धीकरण, बुद्ध का व्यक्तित्व कम से कम, यह कर्म की महत्व, बौद्ध की सीमाएं, पौराणिक समन्वय, हिंदुत्व का खरल, महायान की संप्रदाय, नागार्जुन का शून्यवाद, अमिताभ की कल्पना, अमिताभ भी एक संत थे, हिंदू धर्म का प्रबोध का प्रभाव, निवृत्ति का प्रमाण न, फिर 150 जातियों की चुनौती, उपनिषदों की स्थापना, श्रीमद् भगवद गीता, आज मौर्योत्तर हिंदू जागरण, प्राचीन भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क, गणित, ज्योतिष विज्ञान, बृहत्तर भारत के संबंध वाली द्वीप, युग मात्रा, बौद्ध हिंदी, चीन के साथ संबंध, प्राचीन भारत और यूरोप, है ना, मंत्रयान और वज्रयान, सहजयान और चिनगारी को बुझी नहीं, वैध विरोधी आंदोलन, चिंतन जीवन से दूर का, इस्लाम से पूर्व ही इस्लामवत संप्रदाय, बौद्ध धर्म का लोप हो गया धीरे धीरे। ठीक है, अब तीसरे अध्याय में आते हैं हिंदू संस्कृति और इस्लाम, हिंदू मुस्लिम संबंध की भूमिका, हिंदू मुस्लिम का क्षिप्र प्रसार, इस्लाम का आरंभिक रूप, इस्लाम में भारत का आरंभिक संपर्क, कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण, कुछ मनोरंजन बातें, इस्लाम धर्म, कुरान की शिक्षा, मृत्यु के परे, इस्लाम और कुफ्र, जिहाद,
ठीक है, आगे देखिए, तवफ़ुफ़ इस्लामी रहस्यवाद, यूनानी और भारतीय प्रभाव, यूनानियों के विश्वास, मौलिक इस्लाम के भेद, हिंदू राजा और प्रजा का पतन, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम पर हिंदुत्व का प्रभाव। ठीक है, गुरु परंपरा, आलवार संत परंपरा आ गई आपकी, मतलब पूरा इतिहास लिख दिया भाई इन्होंने। संस्कृति का, भक्ति आंदोलन का, इस्लाम, आलवार परंपरा, रामानुजन की देन, सर्वाचार्य, रहस्यवाद। समझ नहीं आता इनसे प्रश्न क्यों नहीं आते हैं आपके यहाँ पर? कोई 1-2 प्रश्न आएंगे तो यहाँ आना चाहिए ना, इनका क्या मत है। कला और शिल्प का इस्लाम पर प्रभाव, कला की भारतीय परंपरा, मुस्लिम आगमन के बाद राजस्थान शैली, पहाड़ी कलम, हिंदू और मुसलमान की विशेषताएं, स्थापत्य वास्तु पर प्रभाव, साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव। आगे आप उर्दू देख लीजिए, उर्दू का जन्म दक्षिण में हुआ, वो दक्षिण में रहेगी। ठीक है, भारतीय संस्कृति और यूरोप, भारतीय संस्कृति यूरोप इसका चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय है भारत में यूरोप का आगमन, पुर्तगाल, हॉलैंड का आगमन, पुर्तगाल का सांस्कृतिक प्रभाव, फ्रांस का आगमन और अंग्रेज ईसाईयत का प्रभाव, ईसाईयत के प्रचार, बनिया राज, शिक्षा में क्रांति, भारतीय प्राचीन भारत पर नवीन यूरोप की भक्ति है ना, यूरोप के रोमांटिक आंदोलन, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जागने स्वरूप, परमानंद, रामकृष्ण। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी का स्वर्गीकरण, महायोगी अरविंद, स्वर्ग का भूमिकरण, महात्मा गांधी के प्रयोग, और है दूसरा अहिंसा, अनेकांतवादी दृष्टिकोण, नारी और वैराग्य, धर्म के अनुभूति, विश्व दर्शन के प्रवर्तक और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आत्मा का धर्म, रहस्यवाद, मुस्लिम नवोत्थान, वहाबी आंदोलन, भारत में वहाबी आंदोलन, ईसाई धर्म और इस्लाम, अंग्रेजियत में प्रेम, सर सैयद अहमद खां और सैयद अहमद खां और इस्लाम, अंग्रेज़ों और अंग्रेजियत में प्रेत और सर सैयद मर सैयदी के सहयोगी, मौलाना शिल्बी नोमानी, स्वभाव का उदय, सर मुकम्मल इकमाल, पान इस्लामी राष्ट्रीय, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, मुसलमान, परिशिष्ट के बाद में संस्कृति क्या है? परिशिष्ट, भारत एक है अनुक्रमणिका का, पर एक बार परिशिष्ट वापस देख लीजिएगा आप, है ना। ये था सारांश के तौर पर, ये विषय वस्तु थी भारतीय संस्कृति की, जो विवरण इन्होंने बताया है उसका संस्कृति के 4 टुकड़ों में इनको बताया है, और 4 टुकड़ों में ही हम उनको भारतीय संस्कृति समझनी पड़ेगी। इस सत्र में हम इतना ही जानेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय को हम शुरू करेंगे और पूरा फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द और अन्य ग्रंथ पूरे करवाए जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।